गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय CLC। माई सेल्फ किशोर शेखावत, फैकल्टी फिजिक्स, टीम CLC सीकर। तो आज हम शुरू करेंगे नया टॉपिक इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता। तो इसमें पहला पॉइंट है बेटे इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स, यानी जो ठोसों का प्रत्यास्थ व्यवहार। तो उसको समझने के लिए अपन पहले एक इस प्रकार का मॉडल है उसको अपन स्टडी करेंगे। मॉडल क्या देखें कि ये मैंने यहाँ पे जो डार्क पॉइंट किए हैं ये तो हैं किसी ठोस पदार्थ में, इसको गेंद मान रहा हूं, इसको हम कहते हैं गेंद स्प्रिंग मॉडल। इस चीज को अपन समझते हैं। तो ये कोई गेंद जो है यहाँ पर वो तो किसको दर्शा रही है, ठोस में एटम्स या जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको शो करा जा रहा है यहाँ से। और जो गेंदे हैं उनको हम लोगों ने इस प्रकार से बहुत सारी स्प्रिंग के माध्यम से जोड़ा हुआ है। ये बहुत सारी स्प्रिंग्स है। स्प्रिंग जो यहां पर है बेटा, ये स्प्रिंग यहां पर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, अंतर परमाणु जो बल है, या इंटर एटॉमिक फोर्स, ये किससे बने, एटॉमिक फॉर्म में है या मॉलिक्यूलर फॉर्म में, उसके अनुसार या तो ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होगा या कौन सा इंटर एटॉमिक फोर्स हो जाएगा। अच्छा, अब सुनो, मान लो किसी ठोस पदार्थ में ये कोई एक परमाणु है, दूसरा परमाणु ये है, और ये ठोस पदार्थ कैसा है, साम्य अवस्था में है। जब साम्य अवस्था में होगा तो आप जानते हो साम्य अवस्था की शर्त क्या होती है, एक तो F नेट 0 होना चाहिए, दूसरा उसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो कम से कम होनी चाहिए। तो मान लो ये दो एटम में थे जिसमें से इस एटम को मैं यहां कर दूं फिक्स, इस एटम को मैं यहां बेटा फिक्स मान रहा हूं। क्लियर, इसको फिक्स मान करके, ध्यान दें आप, इसको फिक्स मान करके दूसरा जो एटम है उसको अपन यहां से अनंत से इसके पास लेके आते हैं। तो अनंत से पास लाने की प्रोसेस में जब ये यहां आ चुका होता उस समय, और इसको और अपन पास लाते हैं, तब जो इसका पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनता है, यानी U वर्सेस जो R ग्राफ बनता है, आपने पहले भी इसको पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो ध्यान कर लो। आप ये जानते हो कि अभी इस गिवन कंडीशन में मान लो ये पहला एटम है, ये इसका दूसरा एटम है, और ये पूरा सिस्टम यहाँ बैलेंस कंडीशन में है, तो इसकी U कैसी है, न्यूनतम है। तो ग्राफ इसका जो बनाते हैं, ग्राफ इसका बेटा वो ग्राफ ऐसे बनता है, यहाँ इसकी U है मिनिमम, तो ग्राफ इसका मैं U बना रहा हूं, देखो ऐसे, ये यहां इस पॉइंट पे इसकी U है कम से कम, ये जो पॉइंट है यहां इसको मान लो 0 डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की है, नहीं बेटा ये, इसको हम कहते हैं साम्य दूरी, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। इस बिंदु पे इसका U तो है बेटा न्यूनतम है, पर ग्राफ बनाते हैं अपन F का R के साथ, तो आप जानते हैं U यहां पर न्यूनतम होती है, पर बल कैसा होता है, शून्य होता है। अब रियल में जो ठोस होते हैं उनमें एटम के बीच दूरी बहुत छोटी होती है, बहुत पास पास है, ग्राफ बहुत पास भी है, पर हम तो ओनली इसको अब आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए इसको ऐसे बना रहे हैं। तो अब इस बिंदु पे फोर्स कितना 0 है, तो ग्राफ इसका जो फोर्स का बनाओगे ना आप, वो बेटा U बनेगा इस तरह से, ये लो। तो फोर्स यहां पर कितना 0 है, तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की जो है फोर्स वाले ग्राफ में भी ये भी आपकी साम्य दूरी कहलाएगी। बात क्लियर। अब बल किस प्रकार से होते हैं, कैसे लगते हैं, उनकी बात अपन और बाद में करेंगे बात। चलो अब इस थोड़ी खानी इसकी अपन थोड़ी समझना शुरू करते हैं कि क्या होती है प्रत्यास्थता, कैसे ये काम करती है। तो ध्यान दो बेटे, यदि हम इस एक एटम पर बाहर से कोई F बल लगा दें, F एक्सटर्नल, जैसे F एक्सटर्नल पर लगाएंगे तो स्प्रिंग के अंदर आप जानते हैं स्प्रिंग फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, और जैसे इसको आप इस तरफ कंप्रेस करेंगे तो आप देखो इसका विस्थापन इस तरफ आना, स्प्रिंग का में संकुचन हो गया, तो स्प्रिंग बल कैसा लगा आपको पता है, विस्थापन के ठीक विपरीत। और जो बाहर की तरफ बाह्य बल के ठीक विपरीत जो बल लग रहा है, इस बल को हम कहते हैं यहां पर इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स, आंतरिक प्रत्यानयन बल, इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स कहलाता है। अब जितना अपन ये फोर्स अप्लाई करते हैं उतने ही परिमाण का और विपरीत दिशा में क्या होता है बेटा जी, ये इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। ये हमेशा बाह्य बल का विरोध करता है, जो IRF होता है हमेशा बाह्य बल का विरोध करता है। अब साम्य अवस्था में हमेशा ये और होता है कि IRF कितना है, F एक्सटर्नल के बराबर भी है। क्लियर, तो दोनों आपस में बराबर रहेंगे, पर कब होंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होंगे बेटे।
क्लियर। और यहीं से मैं एक बात आपको और बता दूं, देखो मान लो यहाँ पे सरफेस का एरिया, मान लो ये सरफेस जो है, इस सरफेस का एरिया में ए मान लूं, तो अपन आगे बात पढ़ेंगे एक स्ट्रेस प्रतिबल। तो जो प्रतिबल होता है ना, उसको आप यहाँ डेफिनेशन के रूप में पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। प्रतिबल क्या है कि इस एकांक एरिया पे लगने वाला इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, यानी एक तरह से ये बन गया आपका IRF अपॉन ए, इसी को हम कहते हैं प्रतिबल। तो प्रतिबल वैसे बाह्य बल बटा ए नहीं होता है, पर मैंने ये बोला ना कि F एक्सटर्नल जो होता है साम्य अवस्था में क्या होता है, इसका वैल्यू इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर है, इसलिए इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं इसको आप F एक्सटर्नल अपॉन ए लिख सकते हो, परंतु F एक्सटर्नल अपॉन ए थ्योरेटिकली तो क्या है, वो IRF अपॉन ए कहलाता है। अच्छा, अब ये बात समझ में आ गई। अब सुनो, इसको कंप्रेस करेंगे तो बाह्य बल इस तरफ और ये आपका इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स इसके ठीक अपोजिट। इसको अपन कम मान लो खींचेंगे, विस्थापित करेंगे तो स्प्रिंग का विस्तार होगा, तो स्प्रिंग बल उल्टा होगा। इन हर कंडीशन में आप देखो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स कैसा होता है, बाह्य बल के अपोजिट होता है, और साम्य अवस्था में इसका परिमाण हमेशा बाह्य बल के बराबर होता है। क्लियर, यहां से कोई समस्या नहीं। अब सुनो, यदि बाहर से बल लगाया तो जो बाहर से बल लगा रहे हैं ना, इस बल को हम कहते हैं विरूपक बल, डिफॉर्मिंग फोर्स। जिससे क्या होता है, इस वस्तु के जो पदार्थ हम ले रखे हैं, इस वस्तु के आकार में, उसके आकृति में, इसके आयतन में कुछ परिवर्तन होता है, और जैसे इस बल को अपन हटा लेते हैं, ये पदार्थ जो होता है ना, ये अपनी खुद की कैपेसिटी के अनुसार हो सकता है कि बाह्य बल के हटाने के पश्चात वस्तु पुनः उसी अवस्था में आ जाए, या फिर यह भी हो सकता है कि बाह्य बल हटाने के पश्चात यदि कोई वस्तु पहले से विरूपित हो चुकी है बाह्य बल लगाने के बाद, और उसको अपन बाहर बल को हटा लेंगे, तो वस्तु हो सकता है कि उसी डिफॉर्मिंग स्टेट में बनी रहे। तो बाह्य बल को हटाने के पश्चात वस्तु उसी अवस्था में आ रही है, और वो तभी आएगी जब जो बाहर से बल लगा रहे हैं और बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पे ये फोर्स उत्पन्न हो रहा है। जितना ज्यादा यहाँ पे IRF होगा, उतना ज्यादा ही यहाँ पर इसके विरूपण का विरोध अधिक होगा। जितना अधिक विरोध होता है, उतना ही वस्तु अधिक प्रत्यास्थ होती है। तो प्रत्यास्थ शब्द यहाँ से निकल रहा है कि बाह्य बल आप लगा रहे हैं, विरूपण उत्पन्न हो गया अथवा नहीं जो भी हुआ, परंतु बल हटाने के पश्चात यदि वस्तु पुनः उसी अवस्था में लौट के आ जाती है, इसको अपन कहते हैं प्रत्यास्थ वस्तु, और इस गुण को हम कहते हैं प्रत्यास्थता। यदि बाहर से बल लगाया था आपने, विरूपण उत्पन्न हो गया, बल आपने हटा लिया, वस्तु अगर विरूपण अवस्था में बनी रही, तो इसको हम कहते हैं प्रत्यास्थता नहीं कहते, इसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। पदार्थ होते हैं उनको बोलते हैं प्लास्टिक पदार्थ। एक है इलास्टिक, ये तो है इलास्टिक, दूसरा वर्ड यूज कर रहा हूं प्लास्टिक बेटा। तो प्लास्टिक क्या होते हैं, बाह्य बल लगाने के पश्चात विरूपित होते हैं, हटाने के पश्चात उसी अवस्था में बने रहते हैं, उसको अपन नाम दिया है प्लास्टिक। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो स्टील है, या एक मैं लेता हूं, चलो अपन ले लेते हैं, जैसे दैनिक जीवन में अपने एग्जाम्पल ले लें, आटा, पुट्टी, आटा या रेत। आप पुट्टी पे थोड़ा सा बल लगाएं, या आटा जो होता है उस पर थोड़ा सा बल लगाएं और आप बल को हटा लें, क्या होता है, जैसे आटे पे आप बल लगाओगे तो थोड़ा सा वो कंप्रेस हो गया, हटाओ बल, क्या वापस आटा ऊपर आता है, क्या नहीं आता। इसका मतलब आटा क्या है, प्लास्टिक है, आटा है प्लास्टिक। उसके बाद अपन रबड़ पे आ गए, रबड़ को आपने थोड़ा सा कंप्रेस किया, बल हटाया, वापस उसी अवस्था में आने का प्रयास करता है, परंतु एग्जैक्ट उसी अवस्था में नहीं आता है। यदि आपने बाहर से बल लगाया, विरूपण हो गया, वापस आपने बल हटा लिया और वस्तु पुनः 100% उसी अवस्था में आ गई, उसको हम कहते हैं पूर्ण प्रत्यास्थ। और आप जानते हैं पूर्ण प्रत्यास्थ प्रकृति में कुछ नहीं होता है, सब अंश ही होते हैं, पूर्ण प्रत्यास्थ कुछ भी नहीं होता है। क्लियर, ये बात ध्यान देनी है। अच्छा, अब मैं एक बात और बता रहा था आपको यहाँ पर कि प्लास्टिक अच्छा कौन सा है, इलास्टिक कौन सा अच्छा है, पूर्ण कौन सा है। तो हमने यहाँ बात करी, जैसे मान लो एक तो मैं लेता हूँ एग्जाम्पल आटा, एक मान लो हम लेते हैं यहाँ पर रबड़, एक लेता हूँ मैं स्टील, तीन की मैं तुलना कर रहा हूँ। तो तीन तुलना अपन करेंगे तो देखें कि बाहर से बल लगाने पर जिस वस्तु ने विरूपक बल का जितना ज्यादा विरोध किया होता ना, यानी अपने आकार में परिवर्तन का जितना अधिक विरोध करता है, वो उतना ही ज्यादा इलास्टिक होता है। क्लियर, तो सबसे अधिक विरोध कौन करता है, स्टील करता है, रबड़ करता है, आटा करता है। सबसे अधिक अपोज करता है स्टील, उसमें विरूपण उत्पन्न ही नहीं होता, और होता है तो बहुत अधिक बल के लगाने के बाद होता है। इसलिए इन तीनों में सबसे अधिक आपका प्रत्यास्थ कौन है, स्टील है। उससे कम प्रत्यास्थ कौन है, रबड़, और सबसे कम प्रत्यास्थ कौन हुआ, आटा। और आटा वैसे अपन क्या बोल रहे हैं, उसको अपन प्लास्टिक पदार्थ भी
कर रहे हैं। क्लियर? तो ये ग्राफ इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हो जाएंगे आपके। अब अपन दो एग्जांपल ले रहे हैं, क्वेश्चन ले रहे हैं। एक स्टेज थर्ड का 14 और एक स्टेज थर्ड का 16। बहुत प्यारे प्रश्न है। स्टेज थर्ड का 14 जो क्वेश्चन है उसमें देखें, आपको दे रखा है बेटा यहां पर ग्राफ दे रखा है यू वर्सेज एक्स या दूरी जो भी है, और फिर आपसे पूछा है कि क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन है कि दो अणुओं के मध्य u और x के बीच का ग्राफ आपको दे रखा है। तो अणु एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, उसके बारे में आपसे पूछा गया। ग्राफ किसमें? u में और x में है। तो ग्राफ u में और x में है, तो ये तो बेटा जी है साम्य दूरी r0। इस दूरी पर यदि मैं इसका ग्राफ बना दूं बल वाला, तो बल ग्राफ तो ये बना देखो यूं। बल में देखो इसके ऊपर बल कैसा प्लस, बल नीचे माइनस। बल ऊपर प्लस, जो प्लस वाला फोर्स है वो कैसा होता है आपका? रिपल्सिव होता है। और माइनस वाला फोर्स कैसा होता है बेटा? अट्रैक्शन फोर्स होता है। आपको यहां दे रखा है डायग्राम में, ये देखो ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। तो ए पे कैसा फोर्स है, बी पे कैसा है, सी पे कैसा, वो देखना है। तो बी पे तो नेट फोर्स कितना है। अब ए पे या ए और बी के बीच में अपन बात करेंगे। यहां ए और बी के बीच बात, तो ग्राफ कैसा पूरा ऊपर है, तो बल कैसा आपका? रिपल्सिव प्रकृति का है। बी और सी के बीच देखो आप, ग्राफ पूरा कैसा? बल वाला ग्राफ। बल और आपको अक्ष वाला ध्यान देना है, वो ग्राफ पूरा नीचे है। तो यहाँ ग्राफ में पूरे नीचे होने से बल किस प्रकार का होगा? आकर्षण की प्रकृति का हो जाएगा। बस यही आपको ढूंढना है। तो आप देखें इसमें ऑप्शन सेकंड जो कह रहा है कि आकर्षित करेंगे जब अक्ष बी और सी के बीच हो। जब बी और सी के बीच अक्ष, मान लो ये दूरी अक्ष, मान लो यहाँ बी और सी के बीच में कोई पॉइंट की है, तो देखो ग्राफ कैसा है? अट्रैक्शन नेचर वाला है। और साफ साफ लिखा होगा ए और बी में है, तो कैसा? रिपल्सन वाला। बिल्कुल आपका आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन देखो आप 16, ग्राफ दे रखा है इसमें एफ और यू वाला दोनों का साथ दे रखा है। ध्यान करें भाई, एफ और आर में ग्राफ है। ये पॉइंट दे रखा है ए, पॉइंट दे रखा है बी। ये डिस्टेंस ए है, डिस्टेंस बी है। ग्राफ यू और आर में यहां दे रखा है अपने को सी और डी। ये डिस्टेंस आपको दे रखी है सी, ये डिस्टेंस दे रखी है अपने को डी। तो आपसे पूछा इसमें कौन सा रिलेशन सही है। कुछ दे रखे हैं इसमें डायग्राम में वैल्यू, तो आपको देखो पता लग रहा है। ये डिस्टेंस है ना, ये r0 है। ये डिस्टेंस इसकी, सॉरी गलती कर बैठे ना। फोर्स जहां बल शून्य होता है, ध्यान करें भाई, जहां बल शून्य होता है वो साम्य दूरी है। यानी ए इसकी है ना r0 इक्वल टू ए है। और इसमें जहां u कम से कम होती है, जो u कम से कम है वो इसकी r0 है। वो कितनी इसकी बेटा जी? d है। तो आप कह सकते हो कि a का जो वैल्यू है वो d के बराबर है। a और d आपस में बराबर है। समझ गए ना? तो ये प्यारे आपके प्रश्न बन गए। अब देखो मॉड्यूल के अंदर आप आ जाओ और एक पॉइंट आप इसी से पढ़ लेंगे। आप देखो पॉइंट इसमें है अंतराण्विक बल। ऊपर लिखा है इंटर एटॉमिक फोर्स। ग्राफ मैंने आपको समझा दिया है, आप लिख लेंगे नाम से। अंतराण्विक जो बल है, तो अंतराण्विक बल है वो दो प्रकार के हैं। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स या इंटर जो आपके एटॉमिक फोर्स, इन दोनों को अपन एक ही कैटेगरी में शामिल करते हैं। क्लियर? तो यहां आपने देखा कि फोर्स जो है यहाँ पर अट्रैक्शन की नेचर के भी हैं और रिपल्सन के भी हैं। ध्यान करो, देखो यदि मैं यहां पर इसको कंप्रेस करता हूं, कंप्रेस करने में ग्राफ देखो कहां से कहां जा रहा है। ग्राफ जा रहा है यहां से इस तरफ, ग्राफ यहां से जा रहा है इस पॉइंट से इस तरफ। तो जैसे इसको कंप्रेस करते हो तो जो आपके एटम्स या मॉलिक्यूल हैं उनके बीच ग्राफ में देखो बल कैसा? रिपल्सन की प्रकृति का आ गया। तो साम्य दूरी से कम दूरी होने पर बल कैसा होता है? रिपल्सन की प्रकृति का। और अगर इसको अपन यहां से खींचेंगे, थोड़ा सा इसको अपन खींचने का प्रयास करेंगे, तो अक्ष इसका बढ़ेगा, इन दोनों के बीच दूरी बढ़ेगी। ग्राफ आप देखो यहां से इस पॉइंट पे शिफ्ट होगा, तो कहां शिफ्टिंग हो रही है? यदि मैं इसको इधर खींच रहा हूं मान लो, तब ग्राफ यहां से इस तरफ शिफ्टिंग हो रहा है। और देखो इसकी यू कैसे बन रही है? यू इसकी बन गई देखो नेगेटिव है, यू इसकी नेगेटिव है, पर फोर्स कैसा हो गया? नेगेटिव, मतलब अट्रैक्शन की प्रकृति का। यदि इसको कंप्रेस करोगे तो आप इस तरफ शिफ्ट करोगे, यहां शिफ्टिंग इसकी हो जाएगी। शिफ्टिंग यहां होने पे ग्राफ कैसा बन रहा है? बल वाले में प्लस वाला रिपल्सन की प्रकृति का बन जाएगा। यू तो अब भी कैसे नेगेटिव है, बहुत अधिक पास लेके आते तब इसकी यू कैसे बनती है? नेगेटिव। मोस्टली यू का मान कैसा होता है आपका? नेगेटिव ही होता है। और बहुत अधिक आप कम कर दे तो दूरियां, तब इसकी यू कैसी प्लस सी बन सकती है। ओके तो ये इसके आपके क्वेश्चन है वो बन जाएंगे। तो हम यहां बता रहे थे आपको, देखो अंतराण्विक जो बल है उस वाले में ये तो दूरी वैसे बहुत कम होती है ना। ये दूरी जो आपकी r0 है ना, वो 10 एंगस्ट्रॉम के आसपास
या 1 एंगस्ट्रॉम इस कोटि का होता है, बहुत कम दूरी होती है रियल में जो एटम्स के बीच में। तो ग्राफ आपने पढ़ लिया। अब देखो जो बल हैं वो जो यहाँ पे हैं अंतराणु बल, वो दो प्रकार के मैं यहाँ ले रहा हूं बेटा। एक तो है अट्रैक्शन की प्रकृति का, एक तो बल है वो कौन सा, आकर्षण की प्रकृति का बल है। और दूसरा है यहां पर प्रतिकर्षण की प्रकृति का। तो जो आकर्षण की प्रकृति का बल है ये F अट्रैक्शन, वो तो है समानुपाती 1/r⁴ दूरी की 7th पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर। और अगर इसको कांस्टेंट के रूप में आप लेना चाहते हो तो आप इसको लिख सकते हो F अट्रैक्शन बराबर, अब अट्रैक्शन तो माइनस भी यहां लिखना पड़ेगा, तो F अट्रैक्शन इज इक्वल टू माइनस का A/r⁴। दूसरा आपका है F रिपल्सन, वो तो प्लस ग्राफ प्लस का फोर्स होता है, वो r⁹ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको अपन लिखें F रिपल्सन। इसके लिए सिंबल क्या ले रखा है वो देख लें, उस हिसाब से आपको बता देते हैं भाई। तो ये होगा आपका B/r⁹। टोटल फोर्स आप देखेंगे तो टोटल फोर्स हमारे पास है देखो F इज इक्वल टू F अट्रैक्शन प्लस F रिपल्सन, F अट्रैक्शन प्लस F रिपल्सन। तो दोनों को आप जोड़ सकते हो, तो इसको प्लस इसको बाद में लिख दूं तो B/r⁹ माइनस A/r⁴ इतना फोर्स यहां पर लग सकता है। ओके। अब देखो इसमें पॉइंट, ये वैसे ये सारी पॉइंट जो बातें हैं ना ये आपने वर्क पावर एनर्जी में शायद वहां आती है मेरे हिसाब से, तो वहां इसको आप पढ़ते हो। ये इनका रिलेशन वगैरह सब आपको मालूम है। ये बाकी थ्योरेटिकल चीजें हैं, ग्राफ सब बता दिया। अब जो एग्जाम्पल जो फर्स्ट है ये आपका नीट में 2 साल पहले पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये जिसमें से एक पार्ट इसका पूछा हुआ था। इस क्वेश्चन को आप देखें, यहां लिखा है दो उदासीन अणुओं के मध्य अन्योन्य क्रिया की पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है अपने को, U इज इक्वल टू A/r⁴ माइनस B/r⁶। क्वेश्चन देखें आप इसमें, आपको दे रखा है इसमें U पोटेंशियल एनर्जी, U इज इक्वल टू A/r⁴ माइनस B/r⁶। और पूछा हमसे क्या, देखो पूछा आपसे कि अंतराणु बल को निरूपित करने वाला व्यंजक है। ठीक है, ये प्रूव करना है, पहले इसको अपन चेक कर लेते हैं। दूसरा बल, इसका U से आपको बल वाला निकालना है। दूसरा आपसे पूछा साम्यावस्था में अणुओं के मध्य दूरी कितनी होती है, तो साम्यावस्था में बल 0 होता है, तो इससे अपन du/dr निकाल के उसको बल निकाल लेंगे, बल को 0 कर देंगे, तो इससे इसकी कंडीशन आ जाएगी। फिर है कि अणुओं की न्यूनतम स्थिति ऊर्जा या वियोजन ऊर्जा क्या होती है। तो वियोजन ऊर्जा मतलब बंधन ऊर्जा, और बंधन ऊर्जा हमेशा आपने पढ़ी थी, वो क्या थी, बाइंडिंग एनर्जी होती है। यहां पर तो ओनली U ही है, तो माइनस U का नेगेटिव मान, तो U निकाल लेंगे, उसको अपन ज्ञात कर लेंगे। तो साम्यावस्था में U, देखो ध्यान करना, साम्यावस्था में U इसकी न्यूनतम है, तो R0 पहले ज्ञात करके इसकी U न्यूनतम निकाल लेंगे, और U न्यूनतम में बाउंड स्टेट में होता है, अपनी मूल अवस्था में बाउंड स्टेट में है ये। तो इसको यहां से मुक्त करने के लिए, फ्री करने के लिए कुल कितनी ऊर्जा चाहिए वो आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपको इसमें निकालना है बल का व्यंजक। फर्स्ट फोर्स, तो फोर्स बेटा है कितना इसका, फोर्स U से अपन निकालते हैं F, तो माइनस का du/dr, माइनस तो लेता हूं मैं इससे पहले ही बाहर, इसका अपने को करना है R के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो ये बेटा जी हो गया आपका 12A, और R नीचे वेरिएबल है ना, माइनस का 12A/r⁴। क्लियर, ये माइनस है तो कर दो इसको प्लस, ये हो गया आपका 6B/r⁴। ओके, माइनस को पूरा अपन वापस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला बन गया, देखें F बन गया, देखो 12A/r⁴ और माइनस 6B/r⁴। ये तो है बल का व्यंजक। अब पूछा है इसमें साम्य दूरी कितनी है, साम्यावस्था में इसकी दूरी कितनी है। तो साम्य दूरी में आप क्या करेंगे, आप जानते हैं साम्यावस्था में F कितना होता है, 0, और इसकी U कितनी होती है बेटा जी, मिनिमम।
होती है ना दोनों, ये होती है मिनिमम होती है। अब F0 आपने F फाइंड कर रखा है, इसको 0 पुट कर दो, इसको सोल्व कर लो। तो ध्यान करो भाई, जैसे इसको 0 करता हूं तो हमारे पास वैल्यू है a अपॉन r की पावर 13 इज इक्वल टू 6b अपॉन r की पावर 7। मैं इसको उड़ाऊं 6 से, ये 2 हो गया, ये r की पावर 7 है, उड़ा दो इसमें से, कितना बचा 6। तो देखिए यहाँ पे 2a अपॉन r की पावर 6 इज इक्वल टू आ गया हमारे पास b। आपको r निकालना है, r की पावर 6 हो गया आपका 2a अपॉन b। तो r कितना है बच्चों 2a अपॉन b, इसकी पावर 1/6। ये समय दूरी है, इसको अपन कहते हैं r नॉट। इस स्थिति में u तो है न्यूनतम और फोर्स कैसा है इसका 0। ये बात बन गई। अब पूछा है इसमें, तो पहले अपन याद कर लें, अब इसमें तीसरे सेक्शन में इसकी निकाल लें पहले u मिनिमम, वो कितनी है, वो कहाँ है, कब है, तो r इक्वल टू r नोट पर ध्यान करें आप, ये आपको फाइंड करनी है। तो r इज इक्वल टू r नोट पर u ही क्या है, u जो है वो ही क्या है, u मिनिमम है। तो इसके लिए देखो पहले हमारे पास u का फॉर्मूला क्या था, ये तो आपको निकालना है u। पहले देखो u हमारे पास कितना है, ये है a अपॉन r की पावर 12 माइनस कितना बेटा b अपॉन r की पावर 6 है। ये तो है u, ये तो हर किसी बिंदु के लिए। यदि आपको इसको इस r के स्थान पे r नोट कर दो तो u बन गया आपका न्यूनतम। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, देखो ये हमारे पास है a अपॉन r नोट की पावर 12, तो इसको मैं ऐसे कर दूंगा r नोट की पावर 6 इसका स्क्वायर, क्योंकि r नोट, ये r नोट की पावर 6 तो हमारे पास थी 2a अपॉन b, तो आप r नोट की पावर 6 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 2a अपॉन b लिख सकते हो। तो देखो इसको आप लिखें यहां पर 2a अपॉन b इसका स्क्वायर माइनस b अपॉन r नोट की पावर 6 है, तो ये आपने लिखा 2a अपॉन b। अब इसको सॉल्व कर दो, तो इसको देखें आप, ये हो गया आपका 4a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, 4a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, तो b चला गया ऊपर, तो आप देखें इसमें यह है b स्क्वायर अपॉन 4a, और ये है माइनस का b स्क्वायर अपॉन 2a, ये है पाव, ये है आधा, तो आधा माइनस का पाव है प्लस का, तो शेष क्या बचा हो, तो माइनस का b स्क्वायर अपॉन 4a, ये इसकी वैल्यू आ गई। ये है u न्यूनतम। अब पूछा है इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, या इसको अपन बोलते हैं वियोजन ऊर्जा। तो प्यारे बच्चों बाइंडिंग एनर्जी जो है ना, बाइंडिंग एनर्जी वो वैसे होती क्या, माइनस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है ना, माइनस ऑफ मैकेनिकल, इसमें है कितनी u प्लस k। अब इस अवस्था में ये रेस्ट अवस्था में, रेस्ट अवस्था मानते हैं, तो इसकी काइनेटिक कितनी है 0, तो माइनस का u। अब बाइंडिंग एनर्जी कौन सी, जब साम्य अवस्था में है तो इसकी u कितनी है, न्यूनतम, तो जो u न्यूनतम थी उसका नेगेटिव मान, वो नेगेटिव खुद था, वो प्लस हो गया, तो प्लस का b स्क्वायर अपॉन 4a, ये हो जाएगा बेटे इसका सिस्टमेटिक रूप से सारे u मिनिमम या बाइंडिंग एनर्जी का वैल्यू। क्लियर, आराम से कर सकते हो, यहां तक कोई समस्या नहीं, इसको ढंग से आप तैयार कर लें। तो अब हम पढ़ते हैं बेटे जी कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, यानी प्रत्यास्थता गुणांक। ये जो पोर्शन है वो थ्योरेटिकली बहुत लेंथी है, पर इसको अपन थोड़ा शॉर्ट में लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो कुछ चीजें मैं पहले बता रहा हूं, उनका मीनिंग अपन थोड़ी देर बाद में समझ जाएंगे। तो 3 टाइप है इसके। फर्स्ट उसको बोलते हैं यंग प्रत्यास्था गुणांक, यंग्स मॉडुलस, इसका सिंबल है A। दूसरा बेटा जी है उसको हम बोलते हैं आयतन प्रत्यास्था गुणांक, आयतन, आयतन प्रत्यास्था गुणांक, इसका संकेत है B। वैसे इसको बोलते हैं बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, और ये हो गया आपका ओनली यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस। और थर्ड जो C है उसको मैं ले रहा हूं यहां पर, यह है दृढ़ता गुणांक, या इसको हम लोग बोलते हैं अपरूपण प्रत्यास्था गुणांक, इसका संकेत है ईटा। 3 है। जैसे मान लो ये कोई एक छड़ है
और एक छड़ मैं और ले रहा हूं, दो समान लंबाई के छड़े हैं और ये इसका है बेटा जी अनुप्रस्थ काट एरिया ए, इसका अनुप्रस्थ काट है ए। ओके, यहां मान लो हमारे पास ये कोई एक बॉल है, कोई गेंद है मान लो प्लास्टिक की रबड़ की, और इसमें मैं यहां एज्यूम कर रहा हूं ये कोई एक ब्लॉक जिसके नीचे वाले हिस्से को आपने कर रखा है फिक्स्ड। इसकी हाइट, ऊंचाई मैं h ले रहा हूं। यहां अब देखो इनिशियली इसकी लंबाई, इसकी जो लंबाई है वो है l, इसकी लंबाई भी बेटे जी l है। आपने इस पे फोर्स अप्लाई करा लंबाई के अनुदिश, जैसे लंबाई के अनुदिश आप इसमें इस प्रकार से बल लगाएंगे तो लंबाई इसकी बढ़ेगी। तो मान लीजिएगा कि कुछ समय पश्चात जब इसकी साम्यावस्था आती है तब इसकी लंबाई इस तरह से बढ़ करके ये मान लो लंबाई में वृद्धि होगी डेल्टा एल। इस पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं इसमें अंदर की तरफ, यहाँ तो फोर्स इसमें अंदर की तरफ यानी कंप्रेसिव फोर्स हो गया, एक तरह से संपीड़न बल हो गया, तो इसकी लंबाई घट जाएगी। मान लो अब लंबाई इसकी यहाँ तक आ गई तो ये लंबाई इसमें कमी हो गई डेल्टा एल। तो लंबाई बढ़ भी सकती है, घट सकती है, वो डिपेंड करता है आपने बाह्य बल कैसे लगाया है, जो बाहर से बल आपने कैसे लगाया है। अब देखो बल लगाने से इसके ठीक जैसे आप इसमें बल लगाते हैं यहाँ आती, तो इसमें ठीक इसके विपरीत मान लो आपने फाइनल कंडीशन ये है, तो ये आपने बल लगा रखा है एफ एक्सटर्नल, तो जो इसका ये क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन के अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, इसको अपन कहते हैं इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। सिमिलरली यहाँ पर ये कंप्रेस होकर के इसकी स्टेज ये यहाँ आ चुकी है अवस्था। अब फोर्स आपका एफ एक्सटर्नल इस तरफ है और ये फोर्स सॉरी बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ तो आपका था इस तरह से ये फोर्स होगा, इसका ठीक अपोजिट ये इसका है इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। और मैंने आपसे पहले भी कहा था ये फोर्स आपस में कैसे हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन में समान है। ओके, तो अब यहाँ देखो कुछ टर्म्स अपन यूज करेंगे, थोड़ा सा वो साथ बताऊंगा। यहाँ पर इसको अपन ने किसी पहले वायु में रखा हुआ है, तो वायु में इसका दाब कितना है इनिशियली, इसका दाब है पी नॉट, जिसको अपन कहते हैं 1 एटीएम, ये दाब है 1 एटीएम। पर अगर इसको पानी में ले जाएं तो पानी क्या करेगा, इसको बिल्कुल चारों तरफ से एक समान रूप से इसको कंप्रेस करेगा, और जब चारों तरफ से एक समान रूप से कंप्रेस करेगा तो ये अपना आयतन है वो कुछ कम कर लेगा। मान लो इसका आयतन पहले वी नॉट है, और जैसे इसको चारों तरफ से एक समान रूप से इसको अपन यहां से प्रेस करेंगे तो इसका वॉल्यूम घट के इतना हो गया। अब देखो इस कंडीशन में इस पे चारों तरफ से बल लग रहा है, और बल भी कैसा है, इस पे अभिलंब बल है, चारों तरफ से नॉर्मल फोर्स लग रहा है, और बल लगने से फिर ये जो पदार्थ है वो क्या करता है, इसका विरोध करता है, और वो भी इस तरह से अंदर से बाहर की तरफ बल लगता है। तो ये तो है कौन सा आपका, ये हुआ क्यों, दाब पहले इसका पी नोट था, दाब आपने जल में ले गए, दाब बढ़ाया, बढ़ाने से या मैं कहता हूं दाब में डेल्टा पी की वृद्धि करने से ये कंडीशन आई, इसमें कंप्रेशन हो गया, और इसका बाद का वॉल्यूम कितना वी है। तो पहले वॉल्यूम वी नोट है, फिर कितना वी है, तो इस कंडीशन वॉल्यूम ओनली डिक्रीज ही हो रहा है। क्लियर, इसमें आ जाओ। यहां पर अपन मान लो इसके टॉप जो ऊपर की सरफेस है, ध्यान करें इस टॉप ऊपर की सरफेस एरिया ए है, मैं यहां पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं एफ, तो फोर्स एफ अप्लाई करने पर अब यहां पे क्या होगा, इसमें अपन सब देख लिया, जैसे आप यहां पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसके ठीक नीचे वाले पोर्शन पे अपोजिट फोर्स आपका उत्पन्न हो गया, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। पर अब इसमें ये जो आपको दे रखी है ब्लॉक, वो क्या करेगी, इस फोर्स जो कि इसकी सरफेस से कैसा है, जो टॉप सरफेस है इसके समांतर है, इसलिए इसको बोलते हैं समांतर बल। तो समांतर बल लगाओगे तो ये थोड़ा सा अपने आप को इस तरह शिफ्ट करेगा, तो बाद की जो कंडीशन है मान लो ये यहां से इस तरफ शिफ्ट हो गया, तो ऊपर का सिरा कितना शिफ्ट हुआ उसको मैं कह रहा हूं यहां पे x, इसकी लंबाई एल एच है, ये भी एच ही है, तो आप इसको यहां कोण कितना बन गया, थीटा, कोण बना यहां पर थीटा। अच्छा अब सुनो भाई, यहां पर मैंने पहले आपको समझा था स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या था, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला आंतरिक प्रतिक्रिया बल, तो ये स्ट्रेस अपन यहां पे निकाल सकते हैं। तो ध्यान दो आप, यहां एक तो अपन निकालेंगे प्रतिबल, जो प्रतिबल यहां है वो क्या है, आपने फोर्स अप्लाई करा, मैंने कहा था IRF, वो
अपॉन एरिया होता है, पर मैंने समय उसने बोला ना एफ एक्सटर्नल अपॉन ए, जी इसका प्रतिबल है। ये प्रतिबल किस प्रकार का है, तो उत्पन्न या संपीड़न। तो यहां जो प्रतिबल है वो दो प्रकार के हैं, यहां जो प्रतिबल होंगे बेटे जी वो दो प्रकार के हैं, या तो इसको बोलेंगे आप तनन प्रतिबल टेंसाइल, या बोलेंगे इसको संपीड़न प्रतिबल, पर इसका फॉर्मूला दोनों का सेम ही है, वो है फोर्स अपॉन एरिया। ओके, इस वाले में देखो यहां पर प्रतिबल निकालेंगे तो फोर्स अपॉन एरिया वैसे दाब ही तो है, तो यहां पे जो प्रतिबल होगा इसका उसको आप बोलते हैं, यहां इस प्रतिबल को वैसे आपने बोला क्या, या अब ये लंबाई वर्ड दी कम हो रहा है ना, या तो इसको बोलेंगे आप अनुदैर्ध्य प्रतिबल, या बोलेंगे इसको रेखीय प्रतिबल, फोर्स अपॉन एरिया। इस वाले में आप इसको कहते हो आयतनीय प्रतिबल। और आयतनीय प्रतिबल क्या है बेटे जी, वैसे फोर्स अपॉन एरिया ही है, परंतु ये कितना है, दाब में परिवर्तन के बराबर है। दाब में परिवर्तन से ये उत्पन्न होता है, जितना दाब में परिवर्तन करेंगे उतना ही ये दाब आयतनीय प्रतिबल वॉल्यूम स्ट्रेस उत्पन्न हो जाएगा। इस वाले में जो समांतर बल आप लगा रहे हो उतने परिमाण का यहाँ पे लग रहा है IRF, वैसे IRF अपॉन एरिया ए है, पर IRF किसके बराबर है, F समझ गए, तो यहां इसमें बोलेंगे आप अपरूपण प्रतिबल, अपरूपण प्रतिबल, और इसका मान आपको मिल गया बेटे फोर्स कौन सा, समांतर अपॉन एरिया ए। क्लियर, तो एक तो इसमें आ गया। फिर अपन कहते हैं इसमें विकृति, विकृति, विकृति भी कौन सी, इसको बोलेंगे आप अनुदैर्ध्य या रेखीय विकृति। विकृति क्या होती है, तो जब भी किसी पदार्थ पे बाहर से बल लगाते हैं उसमें डिफॉर्मेशन उत्पन्न होता है, उसमें विरूपण उत्पन्न होता है। विरूपण किसका है, तो लंबाई का है, या फिर आयतन का है, या उसका आकार बदल गया, यानी आकृति उसकी बदल गई। तो तीन तरह से है, लंबाई में परिवर्तन हो तो उसको बोलते हैं रेखीय विकृति, आयतन में परिवर्तन हो तो बोलते हैं उसको आयतनीय विकृति, और उसकी आकृति में बदलाव हो तो उसको बोलते हैं अपरूपण विकृति। ये क्या होते हैं, वो जो भी इनका अपन लेते हैं, तो जो परिवर्तन अपॉन उसका इनिशियल डायमेंशन, जैसे पहले अपन यहां ज्ञात करेंगे रेखीय विकृति, वो क्या है बेटा जी, वो है लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक लंबाई। इसका मतलब आप लिखें इसको डेल्टा एल अपॉन एल। अब डेल्टा एल देखो आप, प्लस का भी है माइनस का भी, सब है ना, तो विकृति है वो प्लस की भी हो सकती है माइनस की भी हो सकती है। यदि वस्तु कैसी पूर्णतः प्रत्यास्थ है, पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तु में बाहर से कितना भी फोर्स अप्लाई कर दो इसमें किसी प्रकार का लंबाई परिवर्तन नहीं होता है, और उसका डेल्टा एल कितना, शून्य होगा, तो पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु का विकृति का मान 0 होता है। ओके, तो ये यहां से आप देख लें आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। विकृति अपन ने याद कर ली, यहां पर अपन निकालेंगे आयतनीय विकृति, वो क्या है, वॉल्यूम में परिवर्तन अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, बिल्कुल वही है, लंबाई परिवर्तन बटा लंबाई आरंभिक, यहाँ वॉल्यूम में परिवर्तन बटा आरंभिक लंबाई। डेल्टा भी यहाँ पे कैसा है, बाद का वॉल्यूम कम है पहले का वॉल्यूम ज्यादा है तो नेगेटिव है। तो ये आयतन विकृति इस प्रकार के संपीड़क जो आपने दाब लगाया है वह नेगेटिव ही आएगी। इसमें निकालते हैं फिर अपन अपरूपण विकृति। अपरूपण विकृति बेटा जी क्या है, ये ऊपरी भाग कितना शिफ्ट हुआ अपॉन ये इसकी अपॉन एच, और इसको मैं कह सकता हूं यदि कोण बहुत छोटा हो तो x अपॉन एच, इसको मान ले आप लंब, ये इसका बन गया आधार, लंब बटा आधार, ये बन गया आपका टेन थीटा, टेन थीटा। ध्यान करें बेटे, जब यंग गुणांक होता है तो जो विकृति है वो कौन सी रेखीय विकृति है, जब आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है तब आयतन में परिवर्तन हो रहा है, उसका आकार छोटा हो रहा है। देखो यहां लंबाई बढ़ रही घट रही है, या उसका आकार, इसके आकार में ध्यान देना, इसकी आकृति तो पहले भी गोली थी, अभी इसकी कैसे आकृति है, गोली आकृति है, यहां आकृति में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, बस आकार छोटा बड़ा हो रहा है। और यहां बेटा क्या है, इसका आकार उतना ही रहेगा, परंतु इसकी आकृति जो पहले घन था अब वो घन नहीं है, एक अनियमित आकृति बन चुकी है। तो यहाँ आकृति में परिवर्तन आता है, यहाँ इसकी लंबाई चौड़ाई उसमें परिवर्तन नहीं आता है, सिर्फ आकृति में बदलाव। तो आकृति में बदलाव से कौन सा आता है, अपरूपण। लंबाई में वृद्धि कमी से कौन सा आता है आपका, यंग प्रत्यास्थता गुणांक या रेखीय विकृति आती है। और आयतन यानी आकार में परिवर्तन से कौन सा आता है, ये बात क्लियर। अब जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसमें एक पॉइंट मैं ले रहा हूं बेटा, यहां पर हुक का नियम।
हुक का नियम ये कहता है कि जो अपन बाहर से बल लगा रहे हैं, यदि बल बहुत कम होंगे तो बल के कम होने से बेटा प्रतिबल भी कम होगा, कि प्रतिबल क्या, फोर्स अपॉन एरिया तो है। तो प्रतिबल के कम होने पर जो प्रतिबल होता है वो क्या होता है, विकृति के समानुपाती होता है। अब समानुपाती है तो हम इसको लिखते हैं प्रतिबल बराबर E इंटू विकृति। E यहां पर एक समानुपाती स्थिरांक है और इस स्थिरांक को हम कहते हैं, E को हम कहते हैं प्रत्यास्था गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। तो इससे सॉल्व करने पे E हमारे पास क्या आया, वो है बेटा प्रतिबल बटा विकृति, प्रतिबल बटा विकृति, ये प्रत्यास्था गुणांक है। विकृति देखो आप, विकृति कैसा है, आयतन परिवर्तन अपॉन आयतन, लंबाई परिवर्तन अपॉन लंबाई, x अपॉन s, यानी इसका तो कोई डायमेंशन नहीं है ना, ऐसे कोई मात्रक। विकृति मात्रकहीन और विमाहीन होती है भाई, चाहे कोई सी विकृति हो सारी। अब अगर ये विकृति अगर मात्रकहीन विमाहीन है तो जो प्रत्यास्था गुणांक आप देख रहे हैं इसका मात्रक किसके बराबर होगा, प्रतिबल के बराबर। प्रतिबल तीन प्रकार के आपको देखने को मिल गए, कौन से, रेखीय प्रतिबल है, आयतनीय प्रतिबल है, या कौन सा आपका अपरूपण प्रतिबल है। तो तीनों विकृति कैसी हैं, मात्रकहीन विमाहीन, तीनों प्रतिबल हैं उनके मात्रक समान होंगे, और प्रतिबल के मात्रक है वैसे किसके होंगे, प्रत्यास्था गुणांक के प्रकार, प्रत्यास्था गुणांक के मात्रक होंगे। प्रत्यास्था गुणांक जो ई हम ले रहे हैं बेटा, इसी ई के तीन प्रकार हैं, वाई, बी और ईटा। इसलिए देखो ये नोट आप लिख सकते हो कि सभी प्रकार के प्रतिबलों और सभी प्रकार के प्रत्यास्था गुणांकों के मात्रक समान हैं। मात्रक लिखने हो तो देखो प्रतिबल वैसे है क्या, प्रतिबल को ध्यान दे लो बस, स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स है m1 L1 T-2 अपॉन L की पावर 2, काटो इसको तो m1 L-1 T-2। और इस साल नीट में प्रतिबल की डायमेंशन पूछी है 2020 में, ये डायमेंशन पूछा हुआ है। ओके, अब आपको जब ई प्रत्यास्था गुणांक निकालना है तो ध्यान करो प्रतिबल बराबर क्या, ई इंटू विकृति है। तो किसी में भी कुछ भी याद करना हो तो इस वाले में अगर आप देखें तो यहां प्रतिबल क्या, देखो फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू हमारे पास है y इंटू डेल्टा एल बाई एल। ये बन गया, तैयार हो गया। इस बार देखो यहां पर अपन निकालेंगे तो फोर्स अपॉन एरिया, या मैं इसको डेल्टा पी से लिखूं, बराबर कितना है, b इंटू डेल्टा वी अपॉन वी। और इसमें देखेंगे तो हमारे पास ये फोर्स अपॉन एरिया बेटा बन गया ईटा इंटू एक्स अपॉन एच। यदि इससे आपको y फाइंड करना है तो y हमारे पास कितना होगा, f इंटू एल अपॉन ए डेल्टा एल। इससे अगर आपको बीटा बी निकालना है तो डेल्टा पी के रूप में ये हमारा फॉर्मूला है। अब मैं यहां कुछ बदलाव करूंगा हल्का सा, तो बी हमारे पास कितना है, डेल्टा पी अपॉन देखो डेल्टा वी बाई वी, और इससे अपन ईटा फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास ईटा कितना, एफ इंटू एच अपॉन ए एक्स आ गया। सारे प्रकार के जो प्रत्यास्था गुणांक हैं ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं, y, b और ईटा सारे के सारे पॉजिटिव हैं, सब पॉजिटिव हैं। पर आपने देखा यहां पर कि यहां जब इसको अपन कंप्रेस करते हैं तो आयतन का परिवर्तन कैसा, नेगेटिव है, तो डेल्टा भी तो नेगेटिव है ना, डेल्टा भी आयतन का परिवर्तन नेगेटिव आएगा। तो जब इसको अपन सॉल्व करेंगे, मैं कह रहा हूं कि बीटा पॉजिटिव है, ये जो डेल्टा बी अपॉन बी ये नेगेटिव आएगा, इसको गणना करेंगे, डेल्टा बी तो प्लस का है, दाब आपने बढ़ाया तो प्लस का है, पर ये कैसा नेगेटिव है, तो इसको गणना करने पर ये आया कैसा, नेगेटिव आया, ये नेगेटिव आया, पर बीटा है कैसा, प्लस। तो इस नेगेटिव आया, इस नेगेटिव को प्लस करना है तो इसे पीछे लगा दो माइनस, तो इसलिए पीछे अपन यहाँ नेगेटिव का उपयोग करते हैं। बी हमेशा पॉजिटिव होता है, इसको पॉजिटिव बनाए रखने के लिए हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह उपयोग लेंगे। क्वेश्चन करते समय आप इसके मोड आप काम में ले लेंगे। अब इसे कई फॉर्मूले बन सकते हैं जिनसे आप क्वेश्चन बना पाएंगे। ये आपका बन गया ऐसे, इसमें आप इसका ईटा निकाल सकते हो, कोई समस्या नहीं है। तो इसके कुछ पॉइंट आपने देखे अभी कि सारे प्रकार के प्रतिबल, सारे प्रकार के प्रत्यास्था गुणांक, सभी के मात्रक विमा कैसे हैं, समान है। क्लियर, कोई इसमें इश्यू नहीं है। और सारे कैसे हैं, दूसरा पॉइंट आप तो सारे कैसे हमेशा पॉजिटिव होते हैं, कोई नेगेटिव नहीं होता है। तीसरा पॉइंट और देखो, एक तीसरा पॉइंट ये है कि लंबाई
ठोस, द्रव और गैस में से किसके अंदर है? लंबाई किस में है? बताओ, लंबाई किस में? ठोस में है कि द्रव में है या गैस में? द्रव और गैस की कोई निश्चित लंबाई नहीं होती। जब द्रव और गैसों की कोई निश्चित लंबाई नहीं होती तो वाई है वो द्रवों में और गैसों में नहीं होता। वाई सिर्फ किस में है? वाई सिर्फ ठोसों का गुण है। फिर आते हैं अपन इसमें, आयतन किसका होता है बेटा? गैस का आयतन होता है क्या? यस। द्रव का? यस। सॉलिड का? यस। ध्यान दे लें, बी जो है वो सारे प्रकार के पदार्थों में पाया जाता है। सारे प्रकार के पदार्थों में बी पाया जाएगा, जो ठोस है, चाहे द्रव है, चाहे गैस है। अब बात करता हूं इसमें ईटा। ईटा क्या? आकृति का परिवर्तन, जिसकी निश्चित आकृति होती है। आकृति किसकी? ठोस की निश्चित होती है, द्रव की होती है या गैस की होती है? द्रव को आप जिस आकृति के पात्र में डालते हो उसी पात्र की आकृति ग्रहण कर लेगा। गैस को जिस भी पात्र में आप छोड़ोगे उसी में फैल जाएगा, वो भी ऐसे कर लेगा। इसका मतलब द्रव की भी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है और गैस की भी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। तो निश्चित आकृति किसकी हुई? सिर्फ और सिर्फ ठोस की। ध्यान कर लें अच्छे से, वाई और ईटा सिर्फ ठोसों के पास है, सिर्फ ठोसों के पास है। बी जो है वो सारे प्रकार के पदार्थों में, ठोस में भी है, द्रव में भी और गैस में भी है। अब इन सारों से देखो, यदि मैं बी की बात करता हूं यहां पर, तो जो मोड है, बी का जो मोड है वो एक तरह से डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर? चाहो तो मैं इस वी को यहां ला सकता हूं, कोई इश्यू नहीं है। अब सुनो भाई, हमारे पास अनेक प्रकार के पदार्थ हैं और अनेक प्रकार के पदार्थों की इस प्रकार के मान लो गेंदे हैं और सब पे अपन एक समान स्ट्रेस यानी दाब में परिवर्तन करें। सबके समान वॉल्यूम थे, सब पे समान अपन स्ट्रेस अप्लाई करें और ये देखें कि किसका आयतन कम अधिक बदलाव हुआ। जैसे मान लो अपने पास 3 गेंद है, एक तो मान लो स्टील की है, क्लियर, दूसरी मान लो मैं ले ली वापस रबड़ की, और एक ले लो मान लो यहाँ पर आटे की बनाओ पहले, और सबके सेम पहले वॉल्यूम थे, सब पे सेम स्ट्रेस अपन लगा दें, सबको सेम कंप्रेस करें, तो आप देखें सबसे ज्यादा कंप्रेस कौन होगा? बोलो, आटा, उससे कम रबड़, और सबसे कम कौन? स्टील। तो देखो डेल्टा बी, यहां जो बी, जितना डेल्टा बी कम से कम होगा, जितना कम से कम होगा उतना बी अधिक है, और कम से कम वॉल्यूम में चेंज किसका हो रहा है? स्टील का हो रहा है, इसलिए स्टील सबसे ज्यादा इलास्टिक है। वापिस बात वहां प्रूव हो गई। तो यहां से एक बात और आप कह सकते हो कि जो बी है वो तीनों प्रकार के पदार्थों में है, सॉलिड के अंदर भी है, ये आपका लिक्विड के अंदर भी है, और ये गैसेस के अंदर भी है। सबसे अधिक किस में है? सॉलिड में है, उससे कम लिक्विड में, सबसे कम किस में आया? वो आपका आया गैसेस में। क्लियर? तो ये बेसिक जो आपका थोड़ा ढांचा है वो आप ढंग से तैयार कर लें, क्योंकि ये कंपैरेटिवली आप करेंगे तभी इसके क्वेश्चन वो आप सक्सेसफुली कर पाओगे, नहीं तो क्वेश्चन है ना मिक्स हो जाएंगे, आप उनको ढंग से नहीं कर पाओगे। ठीक है बेटे? तो इस लेक्चर में कुछ बातें अपन और डिस्कस करते हैं भाई। क्वेश्चन कैसे करना है उसकी अपन थोड़ी स्टार्टिंग कर लेते हैं। तो पहला मैं इसमें ले रहा हूं पॉइंट, विकृति याद करना। विकृति किसी प्रश्न में कैसे याद करेंगे? तो इसमें काफी छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं उनको अपन ले रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखें, गेंद, आपको एक काम करना है, विकृति का प्रकार भी निकालना है और विकृति कितनी है वो 2 काम करने हैं। तो पहला क्वेश्चन ले रहा हूं इसका फर्स्ट, कि गेंद 0.01% सिकुड़ जाती है, इतनी सिकुड़ गई, मतलब गेंद सिकुड़ गई मतलब वॉल्यूम कम हो गया, तो कौन सी आयतन विकृति है। अब इतनी सिकुड़ गई तो डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100, इसकी वैल्यू कितनी है? 0.01। ध्यान करें, विकृति क्या है? डेल्टा वी अपॉन वी, इसको अपन डिवाइड कर 10⁻⁴ आ गई। दूसरा क्वेश्चन है, एक समान घन की प्रत्येक भुजा 1% घट जाती है। मान लो कोई घन दे दिया अपने को और कह रहा है कि उस घन की प्रत्येक भुजा 1% घट गई, तो इसका मतलब लंबाई चौड़ाई सब घट गई, तो इसका वॉल्यूम कितना? तो उससे तो वॉल्यूम इन पूरी छोटा कार हो गया ना, वॉल्यूम इससे घट गया, तो v कितना? L⁻³ होता है। तो पहली बात तो इसमें कौन सी विकृति है? आयतन विकृति है। कितनी है? तो देखो v समानुपाती, v L के समानुपाती है, तो डेल्टा v अपॉन v इज इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा L बाई L कर दो, और इसको अपन 100 से मल्टीप्लाई करके, इसको 100 से मल्टीप्लाई करके बनेंगे, परसेंटेज बदलेंगे, तो ये दे रखा है अपने को 1%, तो कितना आंसर आ गया आपका? 3% आ गया, 3%। पर पूछिए अपने को क्या है? आयतन विकृति।
तो उसका प्रकार मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है कि तार की लंबाई में 1% की वृद्धि होगी। तार की लंबाई में 1% की वृद्धि होगी। तार था कोई, उसकी लंबाई बढ़ गई, तो रेखीय विकृति है या उसको बोलेंगे अनुदैर्ध्य विकृति बोलेंगे। तो उसमें भी क्या है, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 इज इक्वल टू 1 है। तो आपको विकृति निकालनी है, डेल्टा एल अपॉन तो 1 अपॉन 100 10 की पावर माइनस का 2 आ गया। मान लो ऐसे तार की लंबाई डबल हो गई, तार की लंबाई डबल हो गई, तो एल इनिशियल मान लो एल है, तो एल फाइनल कितनी हुई 2l। तो विकृति कितनी है, डेल्टा एल अपॉन एल इनिशियल। तो डेल्टा एल मतलब इसमें परिवर्तन कितना, 2l माइनस एल कितना, एल अपॉन एल इनिशियल, तो 1, यानी 100% इसमें वृद्धि हो गई। तो विकृति 1 है, ध्यान करना विकृति इसकी 1 है। कौन सी रेखीय विकृति, मान लो तार की लंबाई 100 सेंटीमीटर से 105 सेंटीमीटर हो जाए, तो पहले 100 थी, बाद में 105 सेंटीमीटर हो गई, तो लंबाई परिवर्तन कितना 5 सेंटीमीटर। पहले कितनी थी 100, 5/100 तो 0.05, ये आंसर आ गया। क्लियर। उसके बाद देखो एक प्रश्न है कि अगर अपन स्प्रिंग के एक सिरे पे बाहर लटका दें, स्प्रिंग के एक सिरे पे बाहर लटका देंगे, तो विकृति कौन सी है, ये तो लंबाई बढ़ रही है और एक उसका रूप बिगड़ रहा है, उसकी आकृति बदल रही है। तो वहां पे 2 प्रकार की विकृतियां हैं, एक तो कौन सी है लॉन्गिट्यूडिनल यानी अनुदैर्ध्य, और एक कौन सी आपकी अपरूपण विकृति। 2 विकृति उसमें शामिल हो जाएंगी। ठीक है बेटे। अच्छा, एक प्रश्न बहुत प्यारा है, वो देखें आप, और ये है स्टेज 3 का क्वेश्चन फर्स्ट। वहां कह रहा है कि हमारे पास एक स्टील का कोई रिंग है, उसकी रेडियस है स्मॉल r, और एक हमारे पास है लकड़ी का कोई पहिया, उस लकड़ी के पहिए की त्रिज्या कैपिटल R है। अब हम इस स्टील के तार को इतना अधिक फैलाते हैं जिससे कि तार है वो किस पहिए पे चढ़ जाए। तो पहिए पे चढ़ गया मतलब ये तार, इसका आकार बढ़ के यहां आ गया। तो पहले इस तार की लंबाई कितनी थी, एल इनिशियल 2 पाई स्मॉल r। अब तार पहिए पे चढ़ चुका है तो इसकी एल फाइनल कितनी हुई बेटा जी, वो है 2 पाई कैपिटल R, और कैपिटल R का मान स्मॉल r से बड़ा है। तो अब मैं यहां आपसे पूछूं कि डेल्टा एल अपॉन एल विकृति जो आएगी, लंबाई में परिवर्तन, इसमें से घटाऊंगा इसको, तो 2 पाई इंटू कैपिटल R माइनस स्मॉल r अपॉन इनिशियल लेंथ, वो कितनी है आपकी 2 पाई स्मॉल r, इससे इसको उड़ा दूं तो ये r माइनस का स्मॉल r अपॉन दिस। अब इसमें एक बात और पूछ जा रही है कि यदि स्टील का यंग प्रत्यास्थ गुणांक y है तो रिंग में न्यूनतम कितना प्रसारी बल होगा। तो अब इसको जैसे ही चढ़ाएंगे तो तार है उसमें प्रसार उत्पन्न हो गया, तो तनाव उत्पन्न हो गया, तो उसमें कितना तार में बल लग रहा है वो आपको फाइंड करना हो। तो कैसे करें देखो, तो आपने पढ़ा F अपॉन A इज इक्वल टू वाई इंटू डेल्टा एल अपॉन एल। तो y इंटू इसके स्थान पे आप क्या लिख दो, कैपिटल R माइनस स्मॉल r अपॉन दिस। इससे आपको फोर्स निकालना है, तो फोर्स हमारे पास कितना, इसको A से मल्टीप्लाई कर दो, तो y इंटू A और कैपिटल R माइनस स्मॉल r अपॉन दिस, इतना फोर्स इसमें डेवलप हो जाएगा। क्लियर। तो ये एक क्वेश्चन आपका हो गया। अब बात करता हूं प्रतिबल कैसे निकालने हैं, तो उसके भी हम 1-2 क्वेश्चंस हैं वो आपको पूछ लेते हैं। बता दें आपको, प्रतिबल ज्ञात करना। तो प्रतिबल वैसे है क्या, बल बटा क्षेत्रफल है। पर क्वेश्चन कैसे कैसे हो सकते हैं उनको आपको समझना है। तो एग्जांपल लेता हूं बेटा मैं, ये कोई तार है, एक तार का द्रव्यमान नहीं दे रखा हो तो मास लेस मानना है, द्रव्यमान दे रखा हो तो लेना है। मान लो इस तार का भार W है और इसके नीचे वाले भाग पर हमने एक W1 भार और लटका दिया, और आपसे पूछा कि इसके जो ऊपरी सिरा है फिक्स्ड एंड है उससे L/3 डिस्टेंस पर, यहां से L/3 डिस्टेंस पे मान लो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, तो यहां इस बिंदु पे तनाव स्ट्रेस प्रतिबल कितना है, इस बिंदु पे प्रतिबल कितना है। तो यहां तार कैसा द्रव्यमान युक्त है और इस तार की लंबाई पूरी कितनी बेटा L है, तो इस बिंदु पे प्रतिबल कुल कितना है, यहां प्रतिबल है इस नीचे वाले तार का द्रव्यमान का और प्लस इसका। तो यानी यहां जो आप पर फोर्स की बात करते हो तो फोर्स यहां एक तो नीचे आपका W1 लग गया, प्लस जो नीचे वाला भार है उसका। तो देखें आप, L लंबाई का भार W है, तो 1 का कितना W अपॉन L। तो देखें यहां नीचे लंबाई कितनी रही, ये L/3 तो कितनी बची है, 2L/3 रही ना ये।
12/3, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आपका वेट आएगा W अपॉन L इंटू 2L/3, L से L उड़ा दो W, ये 2W/3 आ गया। तो इसमें हम और क्या ऐड कर दें, 2W/3 ऐड कर दें। ये इतना तो इसमें तनाव लग रहा है। आपको पूछा स्ट्रेस, तो स्ट्रेस कितना होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया, तो जो आपका आंसर है W1 प्लस ये आपका 2W/3 अपॉन A। ऐसे आप क्वेश्चन कर पाएंगे, क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, और भी कोई क्वेश्चन पूछे अपन से यहां से तो ऐसे क्वेश्चन आपको ही करने बैठे हैं, मेरे हिसाब से कर लेंगे। एक क्वेश्चन देखो स्टेज थर्ड का सेकंड, बहुत प्यारा प्रश्न है, उसको भी देख लें। स्टेज थर्ड का क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही प्यारा प्रश्न है। उसमें आपको ये तार दे रखा है कोई, और उस पे कोई फोर्स अप्लाई कर रखा है mg। क्वेश्चन है कि L लंबाई और A अनुप्रस्थ काट वाले प्रत्यास्थ तार पर mg भार लटकाने से लंबाई दुगुनी हो जाती है। लंबाई इसकी दुगुनी हो गई तो L इनिशियल बेटा जी अगर L है तो L फाइनल कितनी हुई 2L, और ऐसे में इसकी जो विकृति है वो आप निकालना चाहो तो वो 1 आ जाएगी। देखते हैं क्या पूछा, तो तार पर कार्यरत तात्क्षणिक प्रतिबल कितना है, तात्क्षणिक बल प्रतिबल कितना है। तो देखो अब यदि तार का अनुप्रस्थ काट पहले A है, दे रखा अपने को A, और इसकी लंबाई बेटा सी दे रखी है अपने को L, पर आप क्या करें, इसके लगाने से तुरंत क्या हो रहा है, इसकी लंबाई डबल हो रही है, तो डबल हो तार तो पतला हो जाएगा, उसका अनुप्रस्थ काट कम हो जाएगा। तो अब इसको देखें तो तार देखो मान लो इस तरह से बन गया, तार लंबा हो गया और इसका अनुप्रस्थ काट आ गया A'। तो आपको जो ज्ञात करना है इसमें स्ट्रेस तात्कालिक वो कौन सा है, वो आपने कितना फोर्स अप्लाई कर रखा है वो तो उतना ही है, फोर्स तो उतना ही बेटा, वो तो अपना आरोपित कर रहे हैं अपॉन एरिया A', बस इतना काम करना है। देखिए तार का आयतन तो उतना ही है, तो आयतन के संरक्षण से A इंटू L, पहले इसका आयतन कितना A इंटू स्मॉल l, अब कितना कर दो A' इंटू लंबाई कितनी 2L हो चुकी, L से L उड़ा दो तो हमारे पास A' कितना बेटा A/2 आ गया। अब इसको यहाँ पे अपन पुट कर दें तो देखो mg अपॉन A/2, 2 यहां से ऊपर से ला गया तो 2mg अपॉन A, ये इसका तात्कालिक प्रतिबल हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इसमें क्वेश्चन जो है एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 5, वहां पर इस प्रकार के 2 एनविल लगा रखे हैं और यहां लगा रखा है 50,000 का बल, यहां लगा रखा है 50,000 बल, क्षैतिज रूप में है, तो बल बिल्कुल समान रूप से ट्रांसफर होगा। तो पूछा कि इसकी जो यहां पर जो टिप्स हैं वहां प्रतिबल कितना है, और इस टिप्स वाले की आपको दे रखा है व्यास दे रखा है, तो उससे अपन इसका एरिया निकाल लेंगे। तो स्ट्रेस हमारे पास कितना, फोर्स अपॉन एरिया, तो ओनली 50,000 अपॉन जो एरिया है वो लेकर के इसको सोल्व आप कर लेना। दाब पूछा है, दाब क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। फिर देखिए क्वेश्चन देखो, एक तो अपना एग्जाम्पल 5 एग्जाम्पल 6 नोट कर लें, एग्जाम्पल 5 एग्जाम्पल 6 और प्रैक्टिस एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3। ये 3 क्वेश्चन आपको और समझ लेने चाहिए, इनको आपको कर लेना ही चाहिए भाई। तो उनके हिंट मैं आपको दे दूं, जैसे एग्जाम्पल 5 है उसको आप देखें तो उसमें तो इस तरह से 2 तार हैं, वो देखो लटका रखे हैं बेटा ऐसे, यहां ले रखा है अपने 2 kg मास और यहां दे रखा है अपने 1 kg मास। क्लियर, 2 तार, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, तो यहां इसमें तनाव कितना है 1 kg होने पे, यहां इसका तनाव T1 तो कितना 1G हो गया, यानी 10 न्यूटन हुआ। इसमें तनाव दोनों मास का है तो 2 और 1 3 होगा, 30 न्यूटन होगा। तो यहां तनाव जो T मान लो T2 में कह दो बेटा, यहां कितना है 30 न्यूटन है। और मासलेस जो तार होते हैं उसमें पूरी लंबाई में तनाव एक समान होता है। इसका मास आपको दिया नहीं, मास तो लटकाए गए वो दे रखे हैं। तो पूछा आपसे प्रत्येक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आपको दे रखा है, और तो दोनों तारों में अनुदैर्घ्य विकृति, आप देखना इसमें करेक्शन है अपने लैंग्वेज में, वहां अनुदैर्घ्य प्रतिबल लिखा हुआ है हिंदी मीडियम में, तो उसको आप अनुदैर्घ्य विकृति कर लेना बेटा ना, तो करेक्शन आपका हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 6 में भी ऐसा ही करेक्शन है, उसको भी आप स्ट्रेस से स्ट्रेन कर लेना, विकृति पूछी गई है। तो मेरे हिसाब से अब बाकी उसमें कोई दिक्कत है नहीं। आपको पूछा क्या, देखो F अपॉन A इज इक्वल टू वाई इंटू डेल्टा L अपॉन L, आपसे पूछिए स्ट्रेन, तो डेल्टा L अपॉन L इज इक्वल टू कितना, F अपॉन
y इंटू ए। इसमें निकालना हो तनाव आप 10 यूज कर लो, y और a आपको दे रखे हैं। इसमें निकालना तनाव कितना 30 यूज कर लो, गणना हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन जो आपका है ना अगला वो देखें, एग्जाम्पल 6, उसमें बस ब्लॉक्स को यूं रखा है, कोई दिक्कत नहीं भाई, पुली के माध्यम से यहाँ ब्लॉक है, एक ब्लॉक यहाँ रख दिया, पुली से उसको लटका दिया यहाँ पर। इसमें ये तो है बेटा कितना 3 kg, ये भी है 3 kg, ये भी कितना 3 kg। तो ओनली आपको तनाव निकालना आना चाहिए। तो तनाव निकालने के लिए सबसे पहले आप इसमें निकालो इसका त्वरण कितना छोड़ें आप। स्मूथ सरफेस है, यहाँ बल कितना लगा 3G 30 न्यूटन अपॉन टोटल मास 3 3 6 और 3 कितना 9, इतना इसका ये आप सॉल्व करें तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इतना इसमें त्वरण है। अब देखो इसमें तनाव, यहाँ तनाव निकालने पहले T, तो T इक्वल टू यहाँ तो ओनली ma हो गया ना, तो इसका मैं T1 कर रहा हूं। T1 बराबर हो गया आपका 3a एंड 3 इंटू 30/9, तो 90/9 कितना, ये आपका 10 न्यूटन आ गया। यहां तनाव निकालना हो तो देखो ये T1 है ना, यहाँ ये T2, इसका त्वरण इस तरफ नीचे आ रहा पूरा, तो a कितना T2 माइनस T1 अपॉन 3। इसके लिए अपन लिख करते हैं समीकरण, तो T2 माइनस का T1 इक्वल टू 3a, और 3a जो है ना 3a ही तो 10 न्यूटन है, ये 10 हो गया, तो T2 माइनस T1 खुद कितना 10 था, 3a फिर कितना 10 है, तो T2 हमारे पास 10 और 10 कितना 20 न्यूटन आ गया। बाद में तार ये पूरा, इसमें तनाव 20 न्यूटन है, इसमें कितना 10, वही क्वेश्चन आ गया वापिस 10 और 20, हाँ 10 और 20 आ गए। बाकी इसी फॉर्मूले से वापिस इसको सोल्व कर डालो। डेल्टा एल अपॉन एल, मान लो फर्स्ट का निकालना फर्स्ट कर दो, डेल्टा एल अपॉन एल सेकंड का तो सेकंड निकाल लो, बस फोर्स बदलेगा, तो ये क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा। फिर ये लास्ट क्वेश्चन और अपन देख लें इसमें, उसमें देखो ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो फर्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 3, वहां एक बहुत बड़ा कोई लोड है, उसके नीचे हमने 4 इस प्रकार के स्तंभ लगा रखे हैं। देखो ये जो स्तंभ दे रखा है ना, उसमें आपको बोला है कि इसकी आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या यानी खोखला है, खोखला होने पे इसका एरिया कितना हुआ पाई इंटू r2² माइनस r1², बेलनाकार तार है, खोखला है, तो उसका अनुप्रस्थ काट है वो बस इंपॉर्टेंट ही है। मान लो अपन ने जो लोड लगा रखा है इसको मैं W मान लूं, तो W है वो चारों पे समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इससे तनाव मान लो, इसमें तनाव T है, यहां पर भी T और T है, तो 4T है ना, 4T बराबर कितना W होगा, तो एक में तनाव कितना W/4 आ गया। अब ये जो तनाव है इससे क्या लगता है हर किसी में स्ट्रेस उत्पन्न हो रहा है, तो इसमें स्ट्रेस कितना हुआ, इसका स्ट्रेस है बेटा T/A, ये इसका स्ट्रेस है, तो T हमारे पास है W/ देखो 4A, W और एरिया हमारे पास है, ये अपन पुट कर देंगे तो आपका प्रश्न है वो हो जाएगा। तो इसी के साथ अपन इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, जय CLC।